ओके। आवाज आ रही है ना क्लियर सभी को? आई होप सो। अच्छा, तो द थिंग इज दैट वी आर डूइंग द GS2 IR पोर्शन, ठीक है। लास्ट ईयर भी हमारा एक मॉड्यूल था, एंड वी गॉट एवरी क्वेश्चन फ्रॉम दैट मॉड्यूल एक्सेप्ट वन क्वेश्चन ऑन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल विच वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर एवरीबडी। बाकी के क्वेश्चन जो थे हमारे ही मॉड्यूल से आए थे। उसके पीछे का रीजन ये था दैट इट वाज टेलर्ड अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंड द PYQ। कुछ ऐसा फैंसी चीज नहीं था, कहीं से कुछ ऐसा फैंसी सोर्सेज नहीं था। सिंपली क्या किया था हमने कि जो सिलेबस था और PYQ था उसी को उठा के और उसी से हमने अपना जो क्लासेस है उसको कंडक्ट कराया था। सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, सिलेबस के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या रहता है। सो जो GS2 का पोर्शन है उस वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है आपका। सो इट इज डिवाइडेड बेसिकली इन 3 पार्ट्स। वन पार्ट इज योर पॉलिटी। सो पॉलिटी जनरली 120 से 125 नंबर का आता है आपका। द सेकेंड पोर्शन इज गवर्नेंस। तो गवर्नेंस जो है 70 से 75 नंबर, 70 to 75 नंबर। एंड द फाइनल पोर्शन इज योर IR। ओके। IR इज अगेन 60 to 70 मार्क्स। सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। कभी 10 नंबर इधर हो जाता है, कभी 10 नंबर उधर हो जाता है, बट इट डजेंट मैटर। होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है हमारे साथ व्हेन वी राइट इन द मेंस एग्जामिनेशन, दैट वी ओवर फोकस ऑन वन थिंग। अब जैसे GS2 में जनरली पॉलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस कर लिया, लेकिन गवर्नेंस और IR छोड़ दिया। अब IR और गवर्नेंस का भी तो 150 नंबर आ रहा है। GS3 है तो GS3 में इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी और इस टाइप की चीजें नहीं पढ़ी। GS1 में हिस्ट्री पढ़ लिया लेकिन सोसाइटी छोड़ दिया, है ना। सो इस तरीके से क्या होता है कि 80 70 75 60 ये नंबर में आके हम सिमट जाते हैं। एंड ऑब्वियसली इफ यू आर गोइंग इनटू द मेन स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन, सो वहां पर क्रीम से आप लड़ रहे हैं ना। बिकॉज इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंपटीशन इज वेरी टफ, बट वो कंपटीशन फिल्टर आउट करके मेंस में आ रहा है, तो कुछ तो बात होगी ना। इफ somebody is writing the mains examination, so there will be something about them। तो इसीलिए हर चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो मॉड्यूल वाइज इन दिस GS मेंस एडवांस कोर्स हम लोग मॉड्यूल वाइज जो है हर चीज को कंप्लीट करेंगे, ताकि हमारा किसी भी तरीके से मेंस में कुछ भी छूटे ना। सो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज GS2 IR विच इज 70 to 75 मार्क्स एट बेस्ट। ओके। इसमें अगर मैं बात करूं सिलेबस के बारे में, सो वी हैव इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। अब इंडिया एंड इट्स नेबरहुड में हम क्या पढ़ सकते हैं? सो दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं, एक बायलैटरल ग्रुपिंग पढ़ सकते हैं और एक मल्टीलैटरल पढ़ सकते हैं। सो व्हेन आई टॉक अबाउट बायलैटरल, सो यू शुड बी हैविंग क्रिस्प नोट्स फॉर इंडियाज रिलेशन विथ ईच कंट्री। अब जैसे क्वेश्चन आ सकता है इंडिया भूटान रिलेशंस, इंडिया नेपाल रिलेशंस, इंडिया श्रीलंका, इंडिया म्यांमार, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान, है ना। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना। सो हो सकता है कि पाकिस्तान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए। अभी बांग्लादेश में शेख हसीना चेंज हुई है, शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है, कू हुआ है। सो देयर कैन बी अ क्वेश्चन दैट यू नो हाउ बांग्लादेश इंडिया डायनामिक इज चेंजिंग। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम। द सेकंड इज मल्टीलैटरल ग्रुपिंग। अब इंडिया के नेबरहुड में कौन सा मल्टीलैटरल ग्रुपिंग है? नेटो है क्या? इज नेटो अ मल्टीलैटरल ग्रुपिंग इन इंडियाज नेबरहुड? द आंसर इज नो। इंडिया के आसपास सार्क है, इंडिया के आसपास बिम्स्टेक है कि नहीं? तो सार्क और बिम्स्टेक आप पढ़ेंगे। थोड़ा अगर मैं एक्सपैंड करूं तो आशियान भी आ जाएगा। आशियान कैन बी से कि वो हमारे नेबरहुड में आता है। आई थिंक इट इज मोर इन द एशियन ग्रुपिंग, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आशियान कहूंगा तो मैं SCO भी कह सकता हूं, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो इसीलिए मैं कहता हूं कि इंडिया के अगर आप बायलैटरल ग्रुपिंग की बात कर रहे हो, इंडिया के मल्टीलैटरल ग्रुपिंग में, तो सार्क और बिम्स्टेक विल बी देयर। क्वाड आई अगेन क्या पैसिफिक में नहीं आ जाएगा? ब्रॉडर इंडो पैसिफिक। सो द एक्सटेंडेड नेबरहुड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लेकिन मैं यहां पर सार्क और बिम्स्टेक की बात करूंगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड का जो सिलेबस वाला पोर्शन है उसमें अगर आपने सारे सार्क कंट्री का एक एक A4 साइज शीट पे इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन बना लिया,
सार्क और बिम्स्टेक पे नोट्स बना लिए, यू आर गुड टू गो। कुछ आपका नहीं छूटने वाला है, दिस इज माई गारंटी। ओके, नोट्स आपको हमारे तरफ से भी मिलेंगे, क्रिस्प नोट्स मिलेंगे, आप उसको यूज कर सकते हैं अपने नोट्स बनाने के लिए, या उसको डायरेक्टली आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। लास्ट ईयर भी हमारे मॉड्यूल में हमने प्रिडिक्ट किया था कि ये क्वेश्चन आएंगे, मालदीव्स का मैंने क्लास में बताया था, और मालदीव्स का क्वेश्चन सेम टू सेम, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं, सेम टू सेम मैंने बताया था कैसे वो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट, सेम क्वेश्चन आ गया था। अब इसके पीछे का सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है? क्या कि मैंने कुछ बहुत ऊपर की चीज बता दी? नहीं, सिंपल सिलेबस एंड पीवाईक्यू से रेफर करके हमने प्रेडिक्ट किया था। इसको याद रखिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। सो आई विल हैव बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग। सो बायलैटरल में अगर मैं बात करूं, सो क्या मैं इंडिया के रिलेशंस जितने भी कंट्री के साथ है, जो 206 कंट्रीज हैं, उनके साथ में बैठ के अब बनाना स्टार्ट कर दूं नोट्स? शुड आई स्टार्ट मेकिंग? द आंसर इज नो। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा करंट अफेयर्स में। कहाँ जाना पड़ेगा? आप हर कंट्री, जैसे इंडिया पराग्वे रिलेशंस, आप पराग्वे एक छोटा सा कंट्री है साउथ अमेरिका में, उसको जब तक वो न्यूज में नहीं है तब तक आप उसको नहीं छुएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, इंडियन प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री में गए, लेटस से फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, स्लोवेनिया, ऑन अ नॉर्मल डे यू विल नॉट मेक द नोट्स ऑन स्लोवेनिया, लेकिन अगर मोदी जी गए हैं वहां पर, तब आप जाके इंडिया स्लोवेनिया रिलेशंस के नोट्स बना लेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। टाइम फ्रेम, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई विल से द टाइम फ्रेम शुड बी 1 ईयर। अगर आप मेंस अगस्त में लिख रहे हैं 2025, सो योर टाइम फ्रेम शुड बी जून 2024, दैट इज एट मैक्स। ठीक है। अब मोदी जी कौन कौन से कंट्री में गए, मुर्मू मुर्मू जी जो हैं हमारी प्रेसिडेंट, वो कौन कौन सी कंट्री में गई? सारी कंट्रीज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो कंट्री कंसिस्टेंटली न्यूज में है फॉर सम रीजन, वो आप जरूर करेंगे। तो बायलैटरल ग्रुपिंग के लिए या बायलैटरल रिलेशंस के लिए जो हमारे नेबरहुड में नहीं है, उसके लिए यू विल रेफर टू दी करंट अफेयर्स। उसके बाद रीजनल ग्रुपिंग में क्या आ जाएगा? एससीओ आ जाएगा। अब आ जाएगा एससीओ, आशियान, यस, क्वाड, यस, ब्रिक्स। ब्रिक्स वैसे तो मैं इसको ग्लोबल ग्रुपिंग में ही रखूंगा। ठीक है। सो ये सारा आपका, ट्रस्ट मी, इंट्रोडक्शन रेडी रखो, कंक्लूजन रेडी रखो, बॉडी रेडी रखो, जाके सिर्फ एग्जाम में लिख देना है, नंबर आ जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस अगेन, दैट जो आप लिखोगे, जो भी आप लिखोगे, वो उतना नंबर आपको आएगा। देर इज नो रॉकेट साइंस। अगर आप पहली बार मेंस लिख रहे हो, सो टेक इट फ्रॉम समबडी हु हैज रिटन मेंस बिफोर। जो लिखोगे वो आता है। डोंट लिसन टू एनीबडी हु सेज कि ऐसे होता है वैसे होता है, स्मॉल सेंटर बिग सेंटर में नंबर होता नहीं। जो लिखोगे किसी भी सेंटर से नंबर आपको आ जाएगा। ओके, यस, द रिकॉर्डेड लेक्चर्स विल। ठीक है। ग्लोबल ग्रुपिंग में क्या होता है? हम नेटो पढ़ सकते हैं, नेटो के बारे में। ठीक है। और किसके बारे में पढ़ सकते हैं हम लोग? जो है आईएमएफ के बारे में पढ़ सकते हैं हम लोग, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ रिफॉर्म्स दीज ऑर्गेनाइजेशंस नीड, G20 के बारे में पढ़ सकते हैं, है ना। फिर हम जो है यूनाइटेड नेशंस के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएनएससी स्पेशली, इसका जो रिफॉर्म्स है इसके बारे में पढ़ सकते हैं। प्रिपेयर द इंट्रोडक्शन, प्रिपेयर द कंक्लूजन, वेरी इंपॉर्टेंट। वहां एग्जाम में जाके इंट्रोडक्शन कंक्लूजन सोचोगे, पेपर छूट जाएगा। द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट यू आर गोइंग टू फेस इज पेपर कंप्लीशन। 16 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, यही लोगों का होता है। आई रिमेंबर in my last mains there was this guy who was sitting behind me. First mains he was only able to complete 12 questions. कभी सिलेक्शन हो पाएगा 12 क्वेश्चन में?
एक क्वेश्चन छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, 8-9 क्वेश्चन छूट जाए द अटेम्प्ट इज ओवर। ओके, सो इस चीज को याद रखिएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं टेम्पलेट रेडी रखिए चारों जीएस पेपर के लिए, नॉट ओनली फॉर जीएस 2, अगर जीएस 4 भी है, एम्पैथी, एप्टीट्यूड, सबका इंट्रोडक्शन रेडी रखना है आपको, कंक्लूजन रेडी रखना है। ओके, कैसे रेडी रख सकते हैं? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, उसको यूज कीजिए, बी अ स्मार्ट एस्पिरेंट। आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। इसमें क्या आ सकता है? कोई भी कंट्री ने कुछ ऐसी चीज की जिससे इंडिया जो है उस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, मान लो कि लेट अस गिव एन एग्जांपल, लिथियम ट्रायंगल में जो कौन कौन सी कंट्रीज आती है? 3 कंट्री आती है ना, अर्जेंटीना, चिले एंड बोलीविया। सो एबीसी कंट्री जो है, उन्होंने कोई ऐसा रिलेशनशिप में कुछ चेंज किया, उन्होंने इंडिया के साथ कोई एमओयू साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई कंट्री ने इंडियन डायस्पोरा के लिए कुछ किया, नेगेटिव पॉजिटिव, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आई विल बी प्रिपेयरिंग अ 1 पेजर नोट्स ऑन एन A4 शीट, जिसमें मैं अगेन इंट्रो एंड कंक्लूजन रेडी रखूंगा। ओके, इंडियन डायस्पोरा, दिस इज वेरी इजी। इसमें करना क्या है आपको? इंडियन डायस्पोरा में स्टैटिक कंटेंट प्रिपेयर करिए। ऑब्वियसली दिस इज समथिंग दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग, लेकिन आप अपना भी प्रिपेयर कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। इंट्रोडक्शन शुड बी प्रेजेंट, कंक्लूजन शुड बी प्रेजेंट। ओके, सो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसमें क्या क्या पढ़ सकते हैं इंडियन डायस्पोरा में? आप पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज द इम्पैक्ट। अभी इसराइल में इंडियन डायस्पोरा को बुलाया जा रहा है, इंडियन जो लेबर है उनको बुलाया जा रहा है। सो चेंजिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स से इंडियन डायस्पोरा पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? अभी H1B वीजा का प्रॉब्लम आ रहा है ट्रम्प के अंदर में। तो ये सारी चीजों का एनालिसिस आपसे यूपीएससी पूछेगा, जेनरिक आंसर नहीं लिख सकते। जेनरिक आंसर लिखिएगा, 70-75 नंबर यूपीएससी दे देता है, हवा नहीं लगती है। स्पेसिफिक आंसर लिखिएगा तो नंबर मिलेंगे, एंड देन यू विल हैव अ शॉट एट द इंटरव्यू। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है? सो इंडियन डायस्पोरा इज द इजिएस्ट ऑफ द लॉट। इसमें सिर्फ आपको 4-5 ऐसे स्टैटिक टॉपिक होते हैं जो चेंज नहीं होते, हर साल सेम होते हैं, वही सेम प्रॉब्लम्स है इंडियन डायस्पोरा का। उसको आपको बस थोड़ा सा सप्लीमेंट कर लेना है फ्रॉम योर करंट अफेयर्स, दैट विल बी गिवन बाय अस एंड दैट कैन बी डन बाय यू एज वेल। लेकिन दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि ये बहुत इजी है। इंडियन डायस्पोरा का एक क्वेश्चन आता है जनरली, वो आप 10-15 नंबर का आप आराम से कर सकते। नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, 2-4 आंसर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दैट्स इट। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में, सो इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका? अगेन जो वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, एनडीबी है, ओके, और क्या क्या है, एडीबी है, एआईआईबी है। अब इसमें भी क्या होता है कि स्टैटिक और करंट दोनों हो सकता है। इसमें क्या हो जाएगा? स्टैटिक और करंट दोनों हो सकता है कि आपसे पूछ देगा एडीबी का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ एडीबी। ओके, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। सो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। G20 है, ओके, अभी G7 का इशू है। ओके, उसके साथ साथ यूपीएससी कैन ऑल्सो आस्क कंटेम्पररी टॉपिक्स लाइक द रशिया यूक्रेन वॉर। अब कैन समबडी टेल मी हाउ टू रीड दिस? ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है, जस्ट एन एग्जांपल, तो इसको कैसे आप पढ़ सकते हैं? इसको आप एक तरीके से पढ़ सकते हैं कि इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और ग्लोबल लेवल पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये जितना भी सिलेबस आप देख रहे हैं, इंडिया शुड बी एट द हार्ट ऑफ इट। ओके, इंडिया जो है इसके हार्ट पे होना चाहिए। एक और चीज है, अगर समय मिलता है आपको, मैंने पीएसआईआर के नोट्स आपको भेजे हैं, देखा है सबने? सो पीएसआईआर के नोट्स का जो पेपर 2 है, उसको आप थोड़ा सा रेफर कर सकते हैं फॉर द ओवरलैपिंग टॉपिक्स। ओके,
सो उसमें भी थोड़ा सा आपको एज मिल सकता है, बट डोंट ओवर डू इट। ऑप्शनल लेवल पे आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अब यहां पर है एक दूसरी चीज होती है कंटेंट डिफरेंशिएशन। सो हाउ टू डू कंटेंट डिफरेंशिएशन, देखिए सभी लोग कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे। एवरीबडी हु हैज cleared the prelims has some level of intelligence, some level of IQ, सो कुछ ना कुछ लिख देंगे वो। तो हम क्या क्या करें ऐसा कि दूसरे को अगर 3/10 मिल रहा है तो हमें 5/10 मिल जाए। वन थिंग दैट यू कैन डू हेयर इज कि आप कोट कर सकते हो। सो इफ आई एम राइटिंग अ आंसर ऑन इंडो पाक रिलेशंस, so I can quote, let us say, Brahmachalani. Have you guys heard about this guy, Brahmachalani? So he's a strategic thinker. So I can start my answer introduction में, a normal aspirant might write, Indo-Pakistan relations has seen a downturn in the recent days. Here are the reasons. I can write if I wish to do, okay, if I wish to do content differentiation, I can write with the start with the statement according to strategic thinker Brahmachalani, India-Pakistan relations have reached its lowest point since the Kargil War or since 26/11. Which answer is sounding better? I hope the second one is sounding better. है ना? Because you have lent credence to your answer. ठीक है? जिस भी थिंकर को आप फॉलो करते हैं, कैसे फॉलो करेंगे? आई होप सभी द हिंदू पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ते हैं, है ना? उसमें देख लीजिए का ऑथर का नाम क्या है। कोई भी आर्टिकल आता है, सो उस ऑथर का नाम आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में। एग्जाम से एक दिन पहले या एग्जाम हॉल के बाहर में जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो एक बार देख लेंगे कि अच्छा अगर मालदीव्स पे क्वेश्चन आएगा, सो दिस इज द गाय आई एम गोइंग टू कोट इन माय आंसर। हो गया आपका कंटेंट डिफरेंशिएशन। आई होप दिस मेक्स इट क्लियर। ओके, सो जल्दी से एक देख लेते हैं कि जनरल स्टडीज पेपर 2 जो है लास्ट ईयर का, ये 2024 का पेपर है, इसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे तो आपको एक आइडिया हो जाए। जनरली 10 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं टुवर्ड्स द एंड। सो अब यहां पर मैं देखता हूं तो यस, टुवर्ड्स द एंड रहता है। दिस इज वन क्वेश्चन, 10 मार्कर। critically analyze India's evolving diplomatic, economic, strategic relations with the Central Asian republics, highlighting their increasing significance in regional and global geopolitics. Is it a very, very static question? अगर मैंने इंडिया का रिलेशंस को प्रिपेयर किया रहता विथ मल्टीपल ग्लोबल ग्रुपिंग्स, इट्स अ स्टैटिक क्वेश्चन माय फ्रेंड। अगर मैं अभी आपको बोलूं लैटिन अमेरिका, मैंने कोई भी करंट अफेयर्स नहीं देखा, इंडिया लैटिन अमेरिका रिलेशंस पे मैं 15 मार्क्स का नोट्स बना लूं, तो क्या वो स्टैटिक नहीं हो जाएगा मेरे लिए, इवन दो यूपीएससी इज आस्किंग इट फ्रॉम अ करंट पर्सपेक्टिव? ओके, सो थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। वाई वेट फॉर समथिंग टू कम इन दी हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस? मेरा ये क्वेश्चन है। What if the examiner is reading Frontline? What if the examiner is reading the Diplomat? आप क्या 10, 15, 20 मैगजीन्स पढ़ेंगे बैठ के जब आपको ऑप्शनल भी करना है, एथिक्स भी पढ़ना है, GS 1, 3 और बाकी सारी चीजें करनी है? नहीं कर सकते। सो उस समय क्या करेंगे, स्टैटिक नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे हम, क्योंकि मुझे पता है कि लैटिन अमेरिका कैन कम। सो मैं चुपचाप लैटिन अमेरिका पे नोट्स प्रिपेयर कर लूंगा, और उसके बाद में जो भी क्वेश्चन आए जहां से भी आए, आई विल यूज दोज नोट्स जहां पर मैंने इंट्रोडक्शन बना के रखा है, जहां पर मैंने बॉडी बना के रखा है, कंक्लूजन बना के रखा है, उसको थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज करके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आस्क्ड मैं चिपका दूंगा। बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी ना कि मैं 15-20 बैग मैगजीन पढ़ूं। दिस इज नॉट अ इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर, दिस इज अ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ऑफ विच
इंटरनेशनल रिलेशन इज जस्ट 70-75 मार्क्स। अगर मैं प्रिपेयर कर लूं यहां पर इंडिया यूरोपियन यूनियन रिलेशंस फ्रॉम अ स्टैटिक पर्सपेक्टिव, सो क्या मैं कोई भी करंट अफेयर्स रिलेटेड आंसर कर सकता हूं? द आंसर इज अगेन यस। तो आपको करना क्या है, GS2 में ज्यादा दिन नहीं लगाने, मैक्स टू मैक्स 3 डेज। करिए क्या कि वर्ल्ड को डिवाइड कर लीजिए, दुनिया जो है ना उसको डिवाइड कर लीजिए। अब कैसे आप डिवाइड करिएगा? लैटिन अमेरिका, सो लैटिन अमेरिका में क्या सेंट्रल अमेरिका आ जाता है और साउथ अमेरिका आ जाता है, तो दोनों पे रिलेशंस पे बना लीजिए। इंडिया ने निकारागुआ को इतना $1 बिलियन का एड दिया। इंडिया ने, इंडिया का जो PSU है काबिल, उसने अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट के साथ ऐसे साइन किया। ओके, उसके बाद आप क्या करिएगा, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। अब भले 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन हो सकता है यूपीएससी इसको ट्विस्ट करके किसी नई तरीके से आपको दे दे। सो फिर मैं नोट्स बना लूंगा, फिर मैं मिडिल ईस्ट कर लूंगा, फिर मैं नॉर्थ अफ्रीका कर लूंगा, अल्जीरिया, मोरक्को, इसके साथ रिलेशंस कैसे हैं इंडिया के। ओके, देन मैं अफ्रीका एट लार्ज, मतलब पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ क्या है, फिर पॉलिनीशियन आइलैंड्स, ऑस्ट्रेलेशिया के साथ क्या है, साहेल रीजन के साथ कैसा रिलेशंस है। वर्ल्ड को डिवाइड कर लीजिए, वर्ल्ड को डिवाइड कर लीजिए मल्टीपल रीजन्स में। उसके बाद यूएनएससी कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं। यूएनएससी कंट्रीज कौन कौन से हैं, कोई बता सकता है? यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना। यस, तो ये एवरग्रीन रहता है। इस पे नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, एक पेज का A4 साइज शीट पे। एग्जाम रूम के बाहर 10 मिनट पहले रिवाइज कर लीजिए, खत्म काम। लिख लीजिएगा आप आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा ये कहना है स्टैटिक प्रिपेयर करो टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द करंट, because the examiner is reading which kind of material we do not know. Maybe he is reading the Diplomat magazine, the Frontline magazine, Hindustan Times, anything. हमारा तो एक ही है ना, इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू, जो भी आप फॉलो कर रहे हो। सो वाई वेट कि ये चीज आएगा कोई मुझे बताएगा। ओके, बेस्ट चीज है कि स्टैटिक खुद प्रिपेयर कर लो और उसको एग्जाम रूम में इम्प्रोवाइज करके लिख देना। इंट्रोडक्शन इज प्रिपेयर्ड, कंक्लूजन इज प्रिपेयर्ड, सोचने की जरूरत ही नहीं है, पेन चलते रहना चाहिए। एग्जाम रूम में क्या होगा, आपका पेन रुकना नहीं चाहिए सोचने के लिए, नहीं तो नहीं खत्म होगा पेपर। ओके, एंड ट्रस्ट मी, अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, and in the examination hall they are going to end up with 10-12 questions. Okay, I remember coming back from the mains exam hall, तो एक शेयर्ड रिक्शा में हम मेट्रो जा रहे थे। सो उसमें कुछ लड़के थे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले, एंड दे हैड लेफ्ट 3 to 4 केस स्टडीज, 4 to 5 of the theory question in their ethics examination. ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि जो लड़के प्रीलिम्स या लड़कियां प्रीलिम्स क्लियर कर रही हैं उनका मेंस अच्छा ही होगा। मेजॉरिटी जो जनता है वो एग्जाम रूम में ही हार मान जाती है। ओके, व्हाट हैज हैपेंड इज दैट जीएस में सारे लड़के आए थे, लड़कियां आई थी। ऑन द ऑप्शनल डे मेरे आगे 3 सीट खाली थी, मतलब ऑप्शनल देने बंदे नहीं आए। ऐसा भी होता है। सब आप समझिए कि मेंस जो है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ऐसा नहीं है। मेंस में बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, प्रोवाइडेड यू आर थरो विथ योर बेसिक्स। बेसिक्स अगर आप कर लेंगे, मेंस में कंपटीशन नहीं है, दैट आई कैन गारंटी। एसए का पेपर देने 3 बंदे नहीं आए, GS4 में कोई नहीं आया, ऑप्शनल में तो भर भर के लोग नहीं आए थे। एंड कैन यू इमेजिन, यहां पर लोग
सबका रोना छूट जाता है, 4-5 अटेम्प्ट प्रीलिम्स नहीं निकलता है, भगवान से मनाते हैं कि मेरा बस एक बार मेंस लिखवा दो, एंड देयर आर पीपल जो आते ही नहीं है मेंस लिखने कोई पेपर। ठीक है। सो मेंस में इतना कंपटीशन नहीं है, फिर मैं कह रहा हूं प्रोवाइडेड यू डू द बेसिक्स, एंड दिस इज नॉट टू इंक्रीज योर एरोगेंस, दिस इज जस्ट टू टेल यू नॉट टू पैनिक। क्योंकि आपका क्या होगा, मैं एक चीज बताता हूं मेंस में, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं इन द नेक्स्ट 80 डेज, सो आपको लगेगा यार आई एम अप अगेंस्ट अ लॉट ऑफ धुआंधार लोग, आई एम अप अगेंस्ट अ लॉट ऑफ 30 मार्क खान्स, I am up against a lot of legend people who have cleared the prelims. What chance do I have? Trust me, if you are doing the basics, if you are completing the paper at least with above average answers, you will be getting the interview call. It is that easy. Okay. The prelims examination is proving to be tougher than the mains. Mains में यही प्रॉब्लम होती है, you overestimate your competition. ठीक है। You overestimate your competition, and that has been my personal experience. ठीक है। सो इस चीज को याद रखिएगा, डोंट वेट फॉर आर्टिकल्स टू कम, प्रिपेयर द स्टैटिक एंड यूज दैट स्टैटिक कंटेंट टू आंसर द करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन बाय इम्प्रोवाइजिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। अब इम्प्रोवाइजेशन में बार बार कह रहा हूं, इसका मतलब क्या है? इम्प्रोवाइजेशन का मतलब यह है कि आप जो है, जैसे आपने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक पे कुछ कंटेंट प्रिपेयर किया, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ लिया, सो आपने वो जो चीज कीवर्ड यूपीएससी ने दिया है, आपने उसको सब हेडिंग बना के और फिर वहां पर अपने पॉइंटर्स लिख दिए, दैट इज कॉल्ड इम्प्रोवाइजेशन। ठीक है। क्या ये चीज क्लियर है एवरीबडी? थोड़ा सा और देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आया है। सो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। Now they are asking a question. The West is fostering India as an alternative to reduce dependence on China's supply chain. So ये एक क्वेश्चन था फ्रेंड शोरिंग करके, दिस वाज इन न्यूज अ लॉट, जिसमें एक हॉस्टाइल कंट्री से अपना सप्लाई चेन मूव करके और एक फ्रेंडली कंट्री में डालते हैं। सो यहां पर जो है एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विथ एग्जांपल, तो इसमें क्या सिंपली मैं लिख सकता था आईफोन तमिलनाडु में बन रहा है, जर्मन कंपनीज आर क्लोजिंग देयर फैक्ट्रीज इन चाइना एंड कमिंग टू इंडिया, कैन आई गिव दीज एग्जांपल्स? उसके बाद मैं एक ब्रीफ दे सकता था, वाई कैन आई आंसर दिस क्वेश्चन, वाई चाइना से निकल रहे हैं लोग, है ना? सो ये सारी चीजें जो है उसके पीछे हम क्या बोल सकते हैं, कोविड-19 से रिलेटेड जो बेलिजरेंस है, उसके बाद साउथ चाइना सी में जो चाइनीज जो बेलिजरेंस है उसको देखते हुए, है ना, ये चीज हो रहा है। उसके साथ साथ क्रिटिकल मिनरल का डिपेंडेंस है, ओवर डिपेंडेंस चाइना पे। इस साल क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स के थीम मेंस में भी रिपीट होते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। अगर प्रीलिम्स में क्रिटिकल मिनरल या ऐसा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात की गई है, सो दैट क्वेश्चन कैन कम इन योर जीएस 2, बी प्रिपेयर्ड। ओके। अब ये हो गया 10 मार्कर। अब थोड़ा देखते हैं 15 मार्कर में क्या आया था। सो ये क्वेश्चन जो है, हाँ, सो डिस्कस द जियो पॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ मालदीव्स फॉर इंडिया विद अ फोकस ऑन ग्लोबल ट्रेड एंड एनर्जी फ्लो। डिमांड ऑफ क्वेश्चन देखिए, यहां पर सबसे बड़ी गलती आप क्या कर सकते हैं, इंडो मालदीव्स रिलेशंस पे एक एसे लिख सकते हैं। यहां यूपीएससी क्या आपसे स्पेसिफिक चीज पूछ रहा है, एनर्जी फ्लो, उसको आपको आंसर करना है। अब एनर्जी फ्लो क्या है, क्या पर्शियन गल्फ से जो ऑयल आ रहा है, पर्शियन गल्फ से जो ऑयल आ रहा है, क्या आप अंदर की तरफ ये मालदीव से जाएगा? अगर यहां चाइना बैठ गया मालदीव्स में, अगर यहां पर चाइना बैठ गया मालदीव्स में, तो क्या इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे एनर्जी रूट्स में प्रॉब्लम हो जाएगा? अगर मालदीव्स में चाइना बैठ गया तो क्या ये मलाका स्ट्रेट में जो हम कहते हैं दैट इट इज अ चाइनीज चोक पॉइंट,
क्या वो सेम चीज चाइना इंडिया के साथ कर सकता है वाया मालदीव्स? ये चीज लिखनी थी। सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते थे इज दैट कि एनर्जी फ्लो को आप एड्रेस नहीं करें, सिर्फ लिख दीजिए कि मालदीव्स के साथ इतना बिलियन डॉलर का रिलेशंस है, आजकल इतना प्रॉब्लम्स हो रहा है, मोदी जी गए थे, वहां का प्राइम मिनिस्टर नहीं आया इंडिया, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सब चीजें। जब तक आप स्पेशली नहीं आंसर कर रहे हैं, जब तक आप स्पेशली आंसर नहीं कर रहे हैं, एनर्जी फ्लो मैप बना के नहीं दिखा रहे हैं, ओके, तब तक नहीं हो पाएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को फर्दर डिवाइड करिए दो पार्ट में, और फिर दो पार्ट को देखिए कि क्या क्या पूछा जा रहा है। ठीक है? स्टैटिक कंटेंट इसी तरीके से आप इम्प्रोवाइज करके करंट अफेयर्स में कन्वर्ट कीजिएगा। बिकॉज मेरा ये कहना है कि करंट अफेयर्स के लिए समय नहीं है आपके पास। You do not have the time to read through thousands and thousands of pages of material, because you do not know what the examiner is going to ask and from where. आपने इंडियन एक्सप्रेस का 10 आर्टिकल पढ़ लिया, लेकिन एग्जामिनर मान लो पढ़ रहा है द हिंदू और हिंदुस्तान टाइम्स, क्या कर लीजिएगा? इसीलिए बेस्ट है अपने स्टैटिक नोट्स को बुलेट प्रूफ बना के, उसको इस तरीके से स्टैटिक नोट्स हमें बनाना है दैट इट विल कंटेन एवरीथिंग, एंड देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आप उसी को इम्प्रोवाइज करके आंसर कर दीजिएगा, दैट इज इट। अब यहां पर एक और क्वेश्चन देखिएगा। Terrorism has become a significant threat to global peace and security. Evaluate the effectiveness of UNSC's Counter-Terrorism Committee and its associated body in addressing and mitigating this threat at the international level. Now, this is a question that I will classify as hard. इस क्वेश्चन को मैं एज अ हार्ड क्वेश्चन क्लासिफाई करूंगा। अब क्यों हार्ड है ये देखिए, यूएनएससी पे सभी के पास नोट्स होंगे, बट विल यू हैव स्पेसिफिक नोट्स ऑन द काउंटर टेररिज्म कमिटी? वन थिंग दैट आई विल टेल यू हियर इज दैट डू नॉट ब्लफ। एक चीज आपको मैं ये कहूंगा कि आप ब्लफ मत करिए, एग्जामिनर को घोचू मत समझिए, एग्जामिनर को बेवकूफ मत समझिए। मैं ये कहूंगा आपसे कि जितना आता है उतना लिखिए अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, नहीं ना कि जो आता है। क्वेश्चन से रिलेटेड जो आता है वो लिखिए। मान लिया कि यूएनएससी के आपको काउंटर टेररिज्म के बारे में पता है, सो बेसिक सा एक पेज में आंसर करके और कंक्लूड कर दीजिए। एग्जामिनर एक दो तीन नंबर देके छोड़ देगा। बट अगर आप ब्लफ करते हैं, अपने आप को डेढ़ शाना समझते हैं कि मैं कुछ भी लिख दूंगा काउंटर टेररिज्म कमेटी में, तो एग्जामिनर इज गोइंग टू होल्ड अ ग्रज ऑन यू। और अगर उसने आपको नंबर नहीं दिए हैं, मान लो कि चेक करके लास्ट में नंबर चढ़ाता या इस तरीके का कुछ है, तो वो हर क्वेश्चन से एक दो नंबर काटना शुरू कर दे। ओके, सो प्लीज जितना आता है उतना लिखिए अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, ना कि जो आता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर मुझे यूएनएससी के बारे में पता है तो मैं ऐसे नहीं लिख दूंगा जाके यूएनएससी का। यूपीएससी हैज आस्क्ड अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन on UNSC's counter-terrorism committee. If you see हमें सिर्फ क्या दिखता है, टॉपर के मार्कशीट दिखते हैं मेंस के 110, 115, 120, है ना? लेकिन कभी जो 99% जनता है उनके मेंस के मार्कशीट को देखिएगा, 60-65 नंबर चिपका देती है यूपीएससी 250 में से। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? द रीजन इज सिंपल कि जो आता है वो लिख के आप आए हैं, ना कि जो पूछा गया है। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन में जितना आता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, एक पेज का आता है, एक पेज में लिख दीजिए। द एग्जामिनर विल अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। ठीक है? लेकिन अगर नहीं पता है काउंटर टेररिज्म कमिटी, सो यूएनएससी पे ऐसे लिख के यूएनएससी इज वेरी गुड, यूएनएससी इज द बेस्ट, ऐसे ऐसे लिख के मत आइए। दिस इज नॉट द ट्रेट ऑफ अ फ्यूचर सिविल सर्वेंट और अ डिप्लोमैट। ओके, जितना पूछा गया है उतना लिखिए, नंबर मिल जाएंगे।
नहीं आता है तो उस क्वेश्चन में जितना आता है वो लिख दीजिए, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द डिमांड। हैव आई मेड दिस क्लियर टू एवरीबडी हाउ टू अप्रोच द जीएस टू आईआर पेपर? क्या ये चीज आपको क्लियर हुई है? स्टैटिक प्रिपेयर कीजिए, करंट अपने आप हो जाएगा, करंट के पीछे मत भागो। स्टैटिक जितना कर सकते हो, स्टैटिक नोट्स जितना कर सकते हो, वर्ल्ड को डिवाइड कर दो मल्टीपल रीजन्स में और इंडिया से जोड़ दो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करिए, जेमिनाई है, चैट जीपीटी है, जेमिनाई बेटर है मेरे हिसाब से। जेमिनाई जो है उसका यूज कीजिए पॉइंटर्स के लिए। हमारे नोट्स पढ़िए, नोट्स हमारे लास्ट ईयर में वी वेर एबल टू गेट आउट ऑफ 4 क्वेश्चन 3। ये जो यूएनएससी वाला है वो मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन बाकी चीजें मैंने पढ़ाई थी। डीप सीक भी अच्छा है, डीप सीक का R1 मॉडल भी अच्छा है। स्मार्ट बनिए, ठीक है। अब नए जमाने के आप एस्पिरेंट्स हैं, ओके। सो ये मत कहिए कभी भी कि इसका नोट्स मुझे कहां से मिले। मेंस 365 विजन का, ठीक है, ओके। अब यहां पर प्रॉब्लम है ही नहीं, कंटेंट की तो प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्शन की प्रॉब्लम है। जो मैं आपको डायरेक्शन दे दिया मैंने अभी, ठीक है। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अनलेस एंड अनटिल बहुत कोई ऐसे ऑब्सक्योर फैक्ट पे पूछ रहा है जहां पर आपको बहुत ऑनेस्टली आंसर करना है। अगर बिल्कुल नहीं आता, मान लिया कि मुझे बिल्कुल यूएनएससी के बारे में कुछ नहीं पता है, तो व्हाट विल बी आई डूइंग? मैं क्या करूंगा? मैं छोड़ दूंगा। मैं 19 क्वेश्चन ही करके आऊंगा 20 में से, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं बनाऊंगा एग्जामिनर का। एंड दैट इज आई एम वेरी क्लियर अबाउट। एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है, मैं एग्जामिनर का नहीं काटने वाला, क्योंकि एग्जामिनर का नहीं कटने वाला है, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी।